दोस्तों हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में देखिए 11th क्लास का एनसीईआरटी है ये। तो 11th क्लास के एनसीईआरटी में हम अभी तक 9 विषय पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये विषय नंबर 10 है। यह है मूल निवासियों का विस्थापन। हमारे जो एनसीईआरटी बुक का जो टाइटल है विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी कि हम वर्ल्ड जो हिस्ट्री की बात कर रहे थे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अल्टीमेट ऑडियो बुक को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मूल निवासियों का विस्थापन। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों को ऐसी बस्तियों को कॉलोनी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज के ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था, और यह भी कि कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेवाना, ऑस्ट्रेलिया में वालांगंग और परामत्ता, ये सारे देसी नाम से मिलकर बने हुए थे। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के पाठ्यक्रमों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बासिंदों को शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उन पर अध्ययन आरंभ कर दिया था। बहुत बाद में 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने या मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखाने वाला विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना। यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य देखिए। विषय 8 का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहां बसे हुए ज्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी से यह बहुत साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाकों का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूर्वी अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर यानी आबादकार शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम।
कौन से? अमेरिका। पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी 1451 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त। कनाडा। कनाडा से निकला शब्द 1535 में खोजी जाग कार्टियार को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्यूज की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव। ऑस्ट्रेलिया। महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। न्यूजीलैंड। हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिनमें सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? जियोग्राफिकल डिक्शनरी पृष्ठ 805 से 822 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि, थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूरब में ग्रेट विस्तृत मैदानी इलाके, ग्रेट विस्तृत झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचियां पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहां का महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों से में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों जुड़ा हुआ है। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों में से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले भूमछेद के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाले सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक यानी 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। नेटिव। मूल क्या है? नेटिव मतलब क्या है? मूल बासिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ कुछ दिया हुआ है ना, एक उसमें कोष्ठक में, तो बॉक्स में देखते हैं। अमेरिका की पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया, से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज्यादा जबानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में जो मुमकिन हो वो सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहां नहीं। कुछ संस्कृतियां सहस्त्राब्दियों तक कायम रही। विलियम मैकलिस, अमेरिका के पहले का दिन। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। कौन? जो नेटिव लोग थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां था मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। यह 17वीं सदी से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी थी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे इतने ही जानवर मारते जितने की उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीजें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी।
उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वो इसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं। रंगीन सीपियों को आपस में मिलकर सिलकर बनाए जाने वाली वेमपुम बेल्ट किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। ये यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है। अब बात करेंगे यूरोपियनों से मुकाबला, है ना। यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक महिला खड़ी हुई है, ऐसा ही लग रहा है। और मूल निवासियों के नाम ऐसे चीजों को दिए गए जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डकोटा हवाई जहाज, चिरोकी जीप, पोंटियाक कार, मोहाक बाल कटाई। चलिए देखते हैं नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त पद क्या थे। यहाँ पर एबोरिजिन यानी एब ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में एब का मतलब है से और ओरिजिन का मतलब है शुरुआत, यानी शुरुआत से। अब ओरिजिनल एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन या अमेरिंड या अमेरिंडियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरेबियन के मूल निवासियों को बोला जाता है। फर्स्ट नेशन पीपल मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1876 के इंडियंस एक्ट में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक से नेशन शब्द प्रयुक्त होने लगा। इंडिजीनियस पीपल ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं। नेटिव अमेरिकन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग, यह पद अब बहुप्रचलित है। रेड इंडियन गेहूं वर्ण के लोग जिनका निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, उसको बोलते हैं। विस्कॉन्सिन के विनेबागो कबीले की एक महिला 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए। प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा था कि होपी, यानी यहाँ पर होपी का मतलब है अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्विस्टाडोर दिखलाई पड़े जो धरती के उस छोर से आते हुए कछुए की तरह लग रहे थे। तो उन्होंने समझा ये वही है जिसका इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज पकड़ा दी और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीजों की पवित्रता को भुला दिया है और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफी कष्ट पाने वाले हैं। ली ब्राउन की एक वार्ता से 1986 से ये दिया गया है। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों को वहां का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिणी अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहां की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आते थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की अपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इनका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों को आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों को आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहां के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन जिसे वे कभी कभी अपनी मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की अच्छी पूरक साबित हुई, और शराब देते थे। वहां के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था, वे जल्दी इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि
इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों की तंबाकू की आदत ग्रहण की। क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेश। यहाँ पर देखते हैं 1947 में जॉन कैबेट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा। 1507 में अमेरिगो डी वेस्पुकी की ट्रैवल्स प्रकाशित हुई। 1534 जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से मिला। 1608 फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। 1607 ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। 1620 ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स में खोज की। पारस्परिक धारणाएं। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। अब फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जॉन जैक रूसो के जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली, द नोबल सेवेज। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजों के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहाँ कल्पना सत्य के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों को आदान प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमेरिका का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीजों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो ये सब पहले की तरह थी कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों ऊद-बिलावों को हलाल किया था और मूल बासिंदे इससे काफी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। तब यहाँ पर मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था। चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थे, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफी बाद में जाकर समझ पाए। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों, जो कि व्यापारी थे, के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक उनमें से बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक यहाँ खाली जमीनें थी, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे और वे अंदर मूल निवासियों के गांव की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाहें में अलग अलग चीजें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो जमीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीजें उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। यहाँ पर दो जगह पर दिया हुआ है बॉक्स में। पहले देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। इधर एक कोष्टक में लिखा है, यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने जो
वर्ष वर्ष से खास छोटे थे और जो मूल निवासियों को से सचमुच मिले थे उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी भिन्न है। यह सच है कि गोरे लोगों को जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते हैं और जिनकी भाषा भी नहीं समझती की संगत में रहने पर वे काफी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियां वैसी ही हों तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियन जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतारकर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वहीं गोरे समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं कि मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर देखते हैं 1701 ईस्वी की बात की जाए तो क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता। 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों का विजय, ये कनाडा की बात हो रही है। उधर 1781 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1774 क्यूबेक एक्ट आया कनाडा में और वहीं 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिमी सौंपा। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट आया। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार, यहाँ पर आपको मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कई सारे इंडेक्स देख रहे होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका 1783, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा लूसिलिया 1803 से फ्रांस से खरीदा गया, यानी कि जो ये वाला कलर आपको दिख रहा होगा है ना, ये रीजन है। यहाँ पर क्या है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, इंडियाना है, केंटकी, मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, उत्तरी वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 में ये हुआ करता था। फिर 1830 में फ्रांस से खरीदा गया एक एरिया है, ये वाला कलर आप जो देख रहे हैं यहाँ, टेक्सास, ठीक है। उसके बाद आपको एक दूसरा कलर दिखा, नहीं ये टेक्सास नहीं, सॉरी, ये असंगठित क्षेत्र है, इंडियन क्षेत्र, आर्कांसस, मिसौरी, आयोवा और मिनेसोटा क्षेत्र, ये क्या है, लुइसियाना है। 1803 में फ्रांस से खरीदा गया था। उसके बाद 1818 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई जमीन कौन सी है, ये टेक्सास की आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी कुछ। फिर उसके बाद 1819 में स्पेन से खरीदी गई, तो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, उता, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको क्षेत्र, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक और कलर दिखाई दिया होगा, 1840 में ग्रेट ब्रिटेन के संधि के द्वारा दी गई, तो ये ओरेगोन देश है यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा क्या है, धीरे धीरे यूएसए का विस्तार हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार हुआ था। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अच्छा, उससे पहले क्या थे तो देखते हैं। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस लुइसियाना परचेज और रूस अलास्का से जमीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी जमीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मेक्सिको से ही जीता गया। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि इन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों को की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती मूल निवासी भी खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। फिर देखते हैं यहाँ पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया हुआ है। 1803 में फ्रांस से लुइसियाना खरीदा गया। फिर किसने, अमेरिका में। फिर 1825 से 1858 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए गए। अगर कनाडा की बात करते हैं तो 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला। 1840 की अगर बात की जाए यहाँ पर कनाडा में तो उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन। और वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश सत्ता है। फिर 1859 में कनाडा गोल्ड रश। फिर उसके बाद 1861 से 1865 अमेरिकी गृह युद्ध होता है। फिर बात देखी जाए अगर 1867 से की तो कनाडा महासंघ बनता है और उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1865 से 90 के बीच में अमेरिकी इंडियन युद्ध होता है। 1869 से 1885 में कनाडा में
मेंटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह होता है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे स्टार्ट होता है। 1876 में कनाडा कनाडा इंडियंस एक्ट आता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसे का प्रायः उन्मूलन स्टार्ट हो जाता है। 1885 की बात करें तो पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और तटीय पश्चिमी तटों का जुड़ाव। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आए। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी और वे ऐसी जमीन चाहते थे जिसे अपना कर सके। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाते थे और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने जमीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए वहां उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफी गर्म थी और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशियों का यह अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूह के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। कब? 1861 से 65 के मध्य में दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों के तथा ट्रेनों बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वहीं फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकल पाया। अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद ने धोखे से उनसे ज्यादा जमीन ले ली और या पैसा देने के मामले में वायदा खिलाफी की। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए। 1832 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वायत्तता अधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में प्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रे जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाली थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट हो गया।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि यानी ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से एक चौथाई अपने आंसुओं की राह यानी ट्रेल ऑफ टीयर्स के सफर में ही मर खप गए। जिन लोगों ने अपने रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसीलिए वह उनके कब्जे में रहनी नहीं चाहिए। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों को की आलोचना करते हैं कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, जिसका मतलब था कि यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका यह कहना था कि वे मर खपने लायक ही हैं। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरी साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इन दो तरह के जनसांख्यिकी आंकड़ों पर टिप्पणी करें। संयुक्त राज्य अमेरिका 1820 में और स्पेनी अमेरिका 1800 में, जिसमें मूल निवासी आपको देखेंगे कि 6 लाख हैं और स्पेनी अमेरिका में 75 लाख हैं। गोरे यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 90 लाख दिखेंगे और स्पेनी अमेरिका में आपको 33 लाख दिख रहे होंगे। फिर मिले जुले यूरोपी 1 लाख हैं और यहाँ पर 1800 में स्पेनी अमेरिका में 53 लाख दिखाई दे रहे होंगे। काले लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 1820 में 19 लाख हो गए, जबकि स्पेनी अमेरिका में केवल 8 लाख दिखाई दे रहे होंगे। और अगर हम टोटल आबादी की बात करें तो कुल 1 करोड़ 16 लाख 1820 में बची थी और 1 करोड़ 69 लाख 1800 में आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए थे। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी जमीन दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें इस जगह से भी बेदखल होना पड़ता था। जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता। प्रायः कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे। उन्हें रिजर्वेशन आरक्षण कहा जाता था। ये प्रायः ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं कि अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी हों। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेटिन्सो यानी यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली। यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ मिलेगा लिखा हुआ, देखते हैं क्या है ये। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया, आप आकाश को भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर किस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगलों में पसरा हुआ हर कोहरा, सफाई करने वाले और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभव में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेड मैन की स्मृतियों का वाहक है। इसीलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया ग्रेट चीफ जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है, तो वह हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे, हम उनके बच्चे होंगे, इसलिए हम इस जमीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन यह आसान न होगा, क्योंकि यह जमीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहुत बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको जमीन बेच दें, तो आपको यह याद रखना होगा कि यह पवित्र है और अपने बच्चों को सिखाया होगा कि वह पवित्र है। और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है।
पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज है। यहाँ पर एक चित्र आप देखेंगे अगर, तो मूल निवासियों का एक घर है यहाँ पर बना हुआ 1862। पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच से ले जाकर बेमू के एक संग्रहालय में रखा है। मानव शास्त्र यह महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, की शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के मध्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल के निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 के संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने का कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उस पर आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे 1885 में। एंड्रिड कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब आप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था, पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से चरकते हैं, ने कहा पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते लोग कैमरा चित्र ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। देखिए विषय 9 में आप देखेंगे उसको। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था और इस तरह शिकार कर वाली यह दिनचर्या भी समाप्त हुई, जिसे मूल बासिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता था। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे। ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आप्रवासियों का स्वागत, यहाँ पर रंगीन छपाई 1909 में हुई। नीचे ये वाला फिगर अगर आप देखेंगे, प्रेरी पर एक पशु फार्म, जो कि गरीब यूरोपीय आप्रवासी का सपना होता था, कैमरा चित्र। अब बात करेंगे हम संवैधानिक अधिकार की। आबादकारों ने 1770 के दशक में आजादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरों लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी कि
अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीच बोए थे। महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1883 ने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है। सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है मुनाफे की सीमाहीन चाहत। बस्तियात एंड कैरे ग्रुंदिसे। बदलाव की लहर 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समझ जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें रिजर्वेशंस में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया था। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी वंचित रखा जाता था। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन मूल बासिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की। उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही चीजें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृत मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया, परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत ही से फैसले बाकी हैं। पर अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है और खास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की है। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सके थे। अभी हम ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय यहाँ पर मनमाने ढंग से इन पर कर लगाया गया, उन्हें बराबर नहीं माना गया। यह तर्क दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, असमान माना गया। तर्क यह दिया गया कि ये पिछड़े हुए आदिमानव हैं जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, भविष्य के बारे में न ज्यादा सोचते थे, न बचत करते थे, उनके पास शहर नहीं थे। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित बराबर नहीं माना जाता। तर्क दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। काले लोग निकृष्ट हैं। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदिमानव जिन्हें एबोरिजिनीज कहते हैं, एबओरिजिनीज है ना, यह हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ, एबओरिजिनीज होता है। कहते हैं यह कई भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले तक आने शुरू हुए, संभवतः उससे भी पहले से। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यही थे। बीती सदियां स्वप्नकाल कही जाती थी। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। इनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं।
देसी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता है। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं। एब ओरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत चितराई हुई है और आज भी यहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुंचे थे क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना 1606 डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 तस्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचा, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, सिडनी की स्थापना हुई। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया, इधर हिंद महासागर आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिम में, इधर ही पूरब में भी हिंद महासागर होगा, यहाँ पर दक्षिणी महासागर इसके दक्षिण में होगा और इसके ये यहाँ पर क्या है, साउथ दक्षिण पूर्व में आपको न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा होगा।